हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल RBS क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। अभी हम लोग हिस्ट्री सब्सिडियरी विषय का पेपर 1 जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको देखेंगे। पेपर 1 पार्ट 1 में होता है सब्सिडियरी में, और पेपर 2 पार्ट 2 में होता है। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन दिए गए, चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये है। तो इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने इस पे नेट पर सर्च किया। सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एक सूत्र में जोड़ा था। ये रहे उनसे जुड़े 14 रोचक पहलू। इनका जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करना है। तो आप जो है डायरेक्ट उनकी उपलब्धि को वर्णन कर सकते हैं या फिर उनका परिचय से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें हमने दोनों चीज़ शामिल किया है। एक बार आप देख लें, उसके बाद इससे आप नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी, ऐसा हमको लग रहा है। आप देखें, इसमें हर्षवर्धन जिन्हें भारतीय इतिहास के किताबों में सम्राट हर्ष के नाम से जाना जाता है, तो मतलब इन्होंने सन 606 से 647 के दौरान उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आप इसका देखेंगे कि क्या क्या विशेषता है। ये पूरा भारत पर राज्य नहीं किए थे, लेकिन उत्तरी भारत पर किए थे। फिर भी ये महान थे। कारण क्या था ये जानेंगे। इसलिए कि हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। इनके बाद फिर महान राजा नहीं हुए थे। इनका नाम इसलिए अमर हो गया था। हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता इनका है कि ये 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे। तीसरा है कि उत्तर भारत के विशाल हिस्से पर राज्य किया। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की। करीब 6 साल में वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात, सिंध को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर दबदबा कायम कर लिया था। और इन्होंने अपना साम्राज्य गुजरात यानी पश्चिम से लेकर आसाम पूर्व तक और कश्मीर उत्तर से लेकर नर्मदा नदी दक्षिण तक फैल गए थे। ये देखिए, एक आप चाहें तो आंसर लिखने में एक मैप का सहारा ले सकते हैं। इंडिया का मानचित्र बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। आप देख करके आसानी से उसको बना सकते हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसमें जो येलो कलर का है, ये मगध सम्राट, उनका हर्ष का साम्राज्य का एक शैडो है, एक छाया चित्र है। आप इसको बनाएं। जहाँ भी ज़रूरत हो या जहाँ भी ऐसा लगे कि हम ग्राफ को शामिल कर सकते हैं, ज़रूर करनी चाहिए। आगे देखेंगे कि तैयार की विशाल सेना। इन्होंने सेना का जो इनका था, बहुत पकड़ ज़्यादा था। सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे और 60,000 से ज़्यादा हाथियों को रखा गया था। विशेषता है, हाथी का फिगर नहीं बनाएंगे, हम दिखाने के लिए रखे हुए हैं। इसके साथ ही हर्ष परोपकारी सम्राट थे। ये सबका मदद करना चाहते थे। ये जिस राज्य को जीत लेते थे उनको बस ये नहीं कहते थे कि हमारे गुलाम बन करके रहो। उनको अपने हिस्से, अपने मन से जैसा चलाना चाहते हैं शासन वैसे चलाएं, बस हमको सम्राट माने, वो इतना ही कहते थे। छठा विशेषता इनका होता है कि चीन के साथ इन्होंने बेहतर संबंध बनाया था। विदेश नीति इनका बहुत अच्छा था और इस कारण से चीन से कई चीनी यात्री यहाँ पर आए। आप इतिहास में उनका नाम सुनते रहते हैं। चीनी यात्री से वैन सांग है, ये लगभग 8 साल यहाँ पर रहे थे। एक देखिए यहाँ पर उस समय का बना हुआ सैंपल में उनका फ़ोटो है। हर्ष ने सती प्रथा पर लगाया प्रतिबंध। सती प्रथा जो पति के मरने के बाद स्त्रियां उनके साथ दफन हो जाती थी, अपने को जला लेती थी, तो वो कुरीति के रूप में उस समय भी माना जाता था और उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेज़ों के समय में भी ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन इस पर प्रयास बहुत पहले से हो रहा था। और इन्होंने अपने बहन को सती होने से बचाया था। सभी धर्मों का समान आदर और महत्व करते थे। 8वां इनका विशेषता है। 9वां, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे ये।
सम्राट हर्षवर्धन ने शिक्षा को देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुए और वो बिहार में है। आप एक झांकी यहाँ पर देख सकते हैं, जो नालंदा गए होंगे ज़रूर देखे होंगे। हर्ष एक बहुत अच्छे लेखक ही नहीं बल्कि एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। वो राजा सम्राट तो थे ही, इसके साथ ही वो लेखक थे, लिखते थे कहानी, और कुशल कवि थे, कविता भी लिखते थे और नाटक भी लिखे हैं इन्होंने। इसके साथ इनका जो पकड़ है वो हिंदू धर्म पर विशेष था, चूँकि हिंदू थे ही। तो प्रयाग का मशहूर जो कुंभ मेला है, अभी फ़िलहाल 4 जगह कुंभ मेला लगता है, तो प्रयाग का जो कुंभ मेला है इलाहाबाद में, वो हर्ष ने ही शुरू करवाया था। प्रयाग जिसको अभी इलाहाबाद कहा जाता है, हर साल होने वाला कुंभ मेला जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वो भी राजा हर्ष ने ही शुरू करवाया था। अभी वो 4 साल में एक बार होता है, क्योंकि 4 जगह इंडिया में होता है, तो हर साल अलग अलग जगह होता है। जैसे कि इस बार वो कुंभ हरिद्वार में होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था ने हर्ष के शासनकाल में बहुत तरक्की की थी। उनके समय का सिक्का आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखें, हर्ष के बाद उनके राज्य को संभालने के लिए उनका कोई वारिस नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उनके पत्नी के दुर्गावती था नाम उनका, 2 लड़के थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। लेकिन एक मंत्री जिनका नाम था अरुणस्वा, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। इस कारण से इनके कोई पुत्र नहीं बचे और इनके कोई वारिस नहीं हुए। ये अंतिम राजा बन गए अपने वंश के। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 647 AD यानी ईस्वी में हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया, फिर समाप्त हो गया। उनके बाद जिस राजा ने कन्नौज की बागडोर संभाली थी, वह बंगाल के राजा के विरुद्ध जंग में हार गया। तो जो राजा बने ना, तो वो बंगाल उस समय अटैक किए होंगे, उनसे युद्ध हुआ और वो हार गए। और बारिश न होने की वजह से सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। फिर जो इन्होंने एकता के सूत्र में बांधा था उत्तरी भारत को, वो फिर अलग होने लगे और ये खंडहरनुमा उनका दिखाया गया। आप शुरू में हर्षवर्धन का परिचय के माध्यम से भी शुरुआत कर सकते हैं, डायरेक्ट विशेषता भी लिख सकते हैं, लेकिन 2500 शब्दों का जो एक सीमा बांधा गया है, इसके कारण आपको पढ़ाने के लिए हर्षवर्धन का थोड़ा परिचय आपको जाना या उसमें लिखना आवश्यक है। जैसे कि आप गूगल में डालेंगे तो आपको विकिपीडिया पर इस तरह का आंसर दिखेगा कि हर्षवर्धन 590 से 647 ये इनका जन्म दिवस और जन्म ईयर जो है और मृत्यु का साल है दिया हुआ यहाँ पर। प्राचीन भारत में एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य कायम किया था। वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। और हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, वो ताम्रपत्र पर लिखे गए 2 मिले हैं, राजतरंगिणी और चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। शासनकाल इनका 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। वंश ये थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कहलाता है और इनका संस्थापक जो थे वो पुष्यभूति थे। इसी को वर्धन राजवंश भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का जो ये सिक्का है ये है, अंदाजी इसको कहते हैं। एक साम्राज्य का उनका परिचय, पूर्ववर्ती इनका राज्यवर्धन, उत्तरवर्ती यशोवर्मन हुए। जन्म इनका 590 और निधन इनका 647 ईस्वी में। राजवंश वर्धन वंश था, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पिता इनके प्रभाकर वर्धन थे, माता इनके यशोमती थी। और धर्म ये हिंदू धर्म के संस्थापक, हिंदू के अच्छे सम्राट थे और बौद्ध को भी मानते थे। ये भी एक ग्राफ ही है इंडिया का। आपने ऊपर फिगर देख लिया है, इसलिए अगर आपको ग्राफ बनाना हो
तो उसको बनाएंगे। थोड़ा सा इनका जीवनी है यहाँ पर दिया हुआ, जीवनी को हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर पॉज करके लिखें। आगे दे रहे हैं फिर अगले पेज में। कादम्बरीकार बाणभट्ट इनका अनन्य मित्र थे। हर्षस्वय पंडित था, वह बिना बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएँ यहाँ पर दिया हुआ है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इस संस्कृत में लिखी गई एक अमूल्य निधि है संस्कृत का। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में जो एक बांधने का काम किया था गुप्त साम्राज्य, वो टूट गया था, उसको इन्होंने फिर समेटा। और बाणभट्ट ने इनकी जीवनी लिखी है हर्षचरित्र में। उसे चतुर समुद्राधिपति एवं सर्व चक्रवर्ती नाम धीरये आदि संस्कृत से उपाधि दिया है इनको। हर्ष का जन्म थानेश्वर यानी वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। सब आगे आप देख रहे हैं। इनका शासन प्रबंध जो है, कोई भी राज्य चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या क्या नाम था इनका। अवंती, सिंहनाथ, कुंतल, स्कंदगुप्त, भंडी, लोकपाल, ये सब क्या थे, इनका क्या महत्व था, वो आप समझेंगे। इनके नाम और कार्य में संबंध आपको समझ में आएगा। जैसे कभी गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, तो उसका मीनिंग हमको समझ में आ जाता है नाम से। उसी तरह का ये नाम था। सिंहनाथ हर्ष के सेना का महासेनापति थे। सिंह की तरह गर्जन करने वाले होंगे। संदर्भ, आप ये उनकी चर्चा थोड़ा और कर सकते हैं। फिर ये आप लिख सकते हैं। अगर आपने जो गूगल पर दिया हुआ हम देखा है आपको विकिपीडिया का, वहाँ शुरू करते हैं तो ये आपको पूरा लिखना चाहिए। यहाँ भी वो 14 वर्णन जो उनका था विशेषता का, यहाँ पर भी आपको वो मिलेगा। सती प्रथा वाला बात, सारा बात वही है, यहाँ पर भी रिपीट किया गया है थोड़ा सा। अगर आपने वो लिखा है तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ जीवनी लिख के छोड़ देंगे। फिर आगे देखें। सारा वही बात है। इसमें एक 15 नंबर जोड़ा है, आप इसको देख लें। सम्राट हर्षवर्धन एक बड़ा गंभीर कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला राजनीतिज्ञ था। बहुत ही कुशल थे ये। इसका विश्लेषण बड़े पुष्ट प्रमाणों के साथ इतिहासकार विजय नाहर के ग्रंथ शिलादित्य सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग में उपलब्ध होता है। ये जो लिखे हैं विजय नाहर ने एक पुस्तक, उसमें इनका वर्णन बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे शशांक से संधि, पुलकेशिन द्वितीय से संधि, वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ संधि करना, उसकी दूरदर्शिता, पूर्ण राजनीतिज्ञता तथा सफल कूटनीतिकता की प्रतिभा को उजागर करता है। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग देशों के साथ विदेश नीति के तहत एक संबंध पर हमेशा मुहर लगते रहता है। नए नए संबंध के आयाम बनाए जाते हैं, उन पर सहमति होती है और वो रिश्ता अच्छा बनता है। हर्ष ने किसी भी प्रश्न को अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं बनाया। ये अच्छे राजनेता के पहचान होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संपूर्ण उत्तर भारत की सुदृढ़ संगठित शक्ति का दृष्टिकोण अपने आंखों के समक्ष हमेशा रखा। मतलब अपने राज्य के लिए सब कुछ करते थे वो। उनकी उपलब्धियाँ आप एक जवाब देख सकते हैं कि एक वेबसाइट पर ये जवाब दिया गया था, तो ये छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे है कि इतिहास में हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद कोई भी हिंदू शासक उत्तर भारत को संगठित नहीं कर पाया। हालांकि हर्ष ने न तो पूरे भारत का शासन किया था, यानी शासक ये पूरे भारत का नहीं थे, और ना ही कट्टर हिंदू थे, लेकिन इतिहास में अंतिम होने के कारण उसकी अपनी महत्ता है। ये बड़ी बात है। आप यहाँ भी देखें, ये अलग जगह कुछ और बात था,
ऐसी वो बात ऊपर में चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ भी इसमें थोड़ा सा बढ़ के लगे तो उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इनको स्कालोटार पथनाथ के रूप में भी माना जाता है। आप ये भी देखें, ये अलग शैडो में है, अब ब्लैक में आप समझ जाएंगे कि ये अलग से है। वर्धन वंश की नींव 6ठी सदी के प्रारंभ में पुष्यवती वर्धन ने थानेश्वर में डाली थी। उसका चर्चा है यहाँ पे। राजा जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकरण वर्धन, उनको परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। फिर यहाँ देखें इनका क्या क्या योगदान है, उनके पिता के साथ इनका वो बताया गया है। आप एक बुक में देखेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित की क्या चर्चा है। हमने यहाँ लिया है एक बुक का, आप ये लिख सकते हैं। ये आंसर आपको 2500 से 3000 वर्ड्स पुराने में मदद करेगा। इसको भी लिख सकते हैं। ये बुक का कट पेज है, इसको कट पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो ये लिखा हुआ है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो, ये जो अलग कलर में है, रेड कलर में, इसको आप नहीं लिखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बुक में रहता है इस तरह की बात। ये पैराग्राफ नहीं लिखेंगे जो अलग कलर वाला, सिर्फ ब्लैक वाला लिखेंगे। पल्लव, चालुक और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इसको आप लिखेंगे। इसमें ब्रैकेट में जो दिया हुआ रहता है मानचित्र पृष्ठ संख्या, ये नहीं लिखेंगे आप, ये लिखना नहीं चाहिए। फिर ये पूरा लिखेंगे, इसमें सब कुछ लिखना है। फिर आगे देखेंगे इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। इसको पढ़ नहीं रहे हैं हम, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ये छोटा वाले को। प्रशासकीय पद पर जो भी उसका स्टाफ होते थे वो आनुवंशिक हो जाते थे। यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं लोग। फिर आगे चलेंगे तो दक्षिण के राज्यों में सभाएं, बहुत सारी जानकारी इनमें छपी हुई है। एक कहानी इसमें है मछुआरे का। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने ले चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपना अभिलेख लिखवाए। ये सारा नहीं लिखेंगे। ये जो अलग कलर में है इसको नहीं लिखना है। ये कहानी समझने के लिए दिया है कि इस तरह की घटनाएं उस समय हुई, क्या अभी नहीं होती है? अभी भी होता है ऐसा। तो ये समझने के लिए मछुआरे की अंगूठी वाले इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना हो तो ये अंतिम में लिखेंगे आप।
लेकिन ये जो रेड कलर वाला है इसको नहीं लिखेंगे। तीर्थ यात्री का यहाँ पर वर्णन है। राजा की सेना का वर्णन किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट। पानवा ने वर्णन, चूँकि हर्ष चरित्र पर सब कुछ वर्णन किया है, तो राजा की सेना का भी वर्णन उन्होंने किया है। जब साजो सामान के साथ चलते थे, तो सेना जब भी चला करती है तो पूरा सामान लेकर चलते हैं, टेंट बाजा हर चीज़, खाना पीना का, राशन पानी लेकर के। उसमें कई देशों के लोग यहाँ पर आना चाहते थे, आते थे। यातायात के साधन कई थे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मरुस्थल में ऊँट पर आश्रित होते थे। ऊँट, हाथी, घोड़ा, जानवरों का प्रयोग उस समय किया जाता था यातायात के लिए, चूँकि सारे साजो सामान, लाव लश्कर ले जाने के लिए उस समय यही साधन था। तो इस तरह से आपने देखा कि हर्ष चरित्र और हर्ष के शासनकाल में क्या कैसी सुविधाएं थी, उनका क्या योगदान था। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जब आपका असाइनमेंट अब हमको लगता है कंप्लीट हो गया होगा, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। थैंक यू।